नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के बजट को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि इस वर्ष 9,12,686 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जो देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य का सबसे बड़ा बजट है। उन्होंने कहा कि ये बजट किसानों, युवाओं और महिलाओं को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है और इसमें हर वर्ग के विकास का विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। आपने देखा होगा कि 9 वर्ष में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का यह बजट बढ़ा है, यानी 9,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी का यह बजट आज उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में प्रस्तुत हुआ है। और अगर बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और रात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। बजट की जो हाइलाइट्स हैं, जो आपने देखा है, इसमें 43,565 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि केवल नई योजनाओं के लिए इस बजट में उसमें प्रस्तावित की गई हैं। दूसरा, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, यानी ये परिसंपत्तियों के नवनिर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में और इकोनॉमी की यानी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है और यहीं से रोजगार का सृजन भी होता है। ये रोजगार सृजन में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। ये बजट का मुख्य हाइलाइट्स है। सिटी इकोनॉमिक जोन SCR, काशी मिर्जापुर इकोनॉमिक जोन, प्रयागराज चित्रकूट इकोनॉमिक जोन, कानपुर झांसी इकोनॉमिक जोन, ये क्लस्टर डेवलप करने की एक नई कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद जन विश्वास सिद्धांत, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है यह जन विश्वास सिद्धांत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हम 17 में जब आए थे, यूपी का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंकिंग थी वह लगभग 13-14 पे रैंकिंग थी हमारी। हम लोगों ने पहले 3 वर्ष के अंदर इसको नंबर 2 पर लाने में सफलता प्राप्त की। फिर यूपी ने चीफ अचीवर स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया। अब हम जन विश्वास सिद्धांत के रूप में निवेश करने वाले निवेशक को सिंगल विंडो सचमुच दिखाई दे, इसके लिए उन सभी चीजों में रिलैक्स करना, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग आदि की कार्रवाई को अधिक सरल और सहज बनाने के लिए हमें इस दिशा में आगे इस दिशा में इसको अब लागू करने की दिशा में यूपी आगे बढ़ा है। बजट में देखा होगा, बजट भाषण जब वित्त मंत्री जी पढ़ रहे थे तो उस समय भी आपने इस बात को गौर किया होगा कि बजट में जो हमारी FRBM की सीमा है, यानी पिछले 9 वर्ष में ये हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। इससे पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा है कि इन 9 वर्षों में
एक भी टैक्स नहीं लगाया गया। तीसरा है, यूपी के अंदर जो भी कर चोरी थी, लीकेजेस थे, इन सबको रोक करके कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से बीमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू के रूप में प्रस्तुत करते हुए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त हुई है। 2017 में जिस राज्य में ऋणग्रस्तता थी और वह उसकी 30% से अधिक थी, उसे घटा करके हम लोगों ने अगले ही 2-3 वर्षों के अंदर 27% में लाने में सफलता प्राप्त की थी। लेकिन 3 वर्ष का जो कोविड कालखंड था, वर्ल्ड बैंक के साथ हम लोग मिलकर के यूपी एग्रीज प्लेटफॉर्म, यूपी एग्रीज के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने इसके विस्तार की व्यवस्था भी की है और इसको एआई टूल्स के साथ जोड़ने की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग यहां पे कैसे हम कर सकते हैं, इसके बारे में भी एक बड़ी घोषणा इसमें की गई है। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना, इसमें उत्तर प्रदेश में इस बार हम लोगों ने बजट में 2 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न भंडारण की क्षमता विकसित करने का टारगेट भी तय किया है। यानी स्टॉक, यहां पे प्रदेश के अंदर वेयर हाउसिंग का निर्माण हो, बड़े बड़े गोदाम बने, इसके लिए विशेष सब्सिडी की व्यवस्था, इसके लिए हमारी पहले से पॉलिसी है। उस पॉलिसी के दायरे में जो भी निवेश करना चाहेगा उसको हम प्रोत्साहित करेंगे और ये इस भी स्कीम हम लोगों ने दी है। इसके अलावा पशुओं को बीमा सुरक्षा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन और पशुधन बीमा योजना में भी हम लोगों ने एक प्रावधान किया है, जिसमें 85% तक जो प्रीमियम होगी वह सरकार देगी और सरकार ने उसके लिए व्यवस्था की है। प्रदेश में मछुआरों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए स्टेट ऑफ आर्ट होलसेल फिश मंडी और फिश प्रोसेसिंग सेंटर के लिए भी धनराशि की व्यवस्था स्टेट में की है। लैंड लॉक्ड स्टेट में यूपी की प्रगति इस दिशा में देश के अंदर अग्रणी राज्यों में है और इस दिशा में उस जो कार्य करने की संभावनाएं हैं, इसमें वर्ल्ड फिशरीज प्रोजेक्ट सेंटर की स्थापना का भी एक बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की कार्रवाई को भी व्यवस्था की है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने नए बजट में विकास और कल्याण योजनाओं के लिए भारी निवेश का ऐलान किया। बजट में आयुष योजना के लिए 27,000 करोड़, आयुष्मान भारत योजना के लिए 2,868 करोड़ और माटी कला के लिए 13 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एआई योजना के लिए 225 करोड़ प्रस्तावित है। वहीं सड़क एवं परिवहन के क्षेत्र में फ्लाईओवर निर्माण के लिए 1,500 करोड़ और सड़क निर्माण के लिए 34,000 करोड़ रुपए और सड़क चौड़ीकरण के लिए 3,700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग परियोजना के अंतर्गत श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम मुख्य पहुंच मार्ग रामपथ का निर्माण कार्य पूर्ण होने वाला है। जमधरा में प्रस्तावित वैदिक वेलनेस सिटी से श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंच मार्ग के उच्चीकरण का कार्य कराया जा रहा है। काशी में वैदिक विज्ञान केंद्र के प्रथम एवं द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण कर पठन पाठन का कार्य प्रारंभ हो गया है। जनपद मिर्जापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र मां विंध्यवासिनी मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर, मां काली खोह मंदिर के परिक्रमा पथ एवं जन सुविधा स्थलों को विकसित किए जाने हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनोपयोगी संरक्षित मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। संस्कृति मिलिया कोडर बलरामपुर में थारू जनजाति संस्कृति संग्रहालय का निर्माण किया गया, जिसका लोकार्पण किया जा चुका है। रामनगर वाराणसी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक निवास पर संग्रहालय स्थापित कर आम जनता के लिए लोकार्पित किया जा चुका है। भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पैतृक गांव बटेश्वर में सांस्कृतिक संकुल का निर्माण पूर्ण कर
लोकार्पित किया जा चुका है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण ऐशबाग लखनऊ में कराया जा रहा है। जनपद प्रयागराज में निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई। अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की तथा सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी योजना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 977 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सामान्य वर्ग पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 950 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनजाति विकास प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का समग्र विकास किया जा रहा है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को किया गया। योजना का उद्देश्य देश भर में 63,000 से अधिक जनजातीय बाहुल्य ग्रामों तथा आकांक्षी जनपदों में के जनजातीय ग्रामों को 18 विभागों के कार्यक्रमों से संतृप्त किए जाने का लक्ष्य है। पिछड़ा वर्ग कल्याण की योजनाओं के लिए 3,402 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025-26 के मुकाबले 9% अधिक है। प्रदेश में सेतु हेतु 4,808 करोड़ रुपए एवं रेल उपरगामी अधोगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1,700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य प्रमुख अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्यों हेतु 3,700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सामान्य योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 से कुल 1,66,135 निजी नलकूप संयोजन निर्गत किए गए हैं। कृषि कार्य के लिए नलकूप संयोजनों हेतु कृषि फीडर्स के निर्माण की योजना के अंतर्गत 4,680 फीडरों के लक्ष्य के सापेक्ष 4,048 कृषि फीडरों का निर्माण कराया जा चुका है, जिन पर 10 घंटे विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा रही है, जो कि देश में सर्वाधिक है। प्रदेश में दिनांक 1 अप्रैल 2022 से वर्ष 2025-26 तक कुल 2,410 नए 33/11 केवी विद्युत केंद्रों का निर्माण एवं क्षमता वृद्धि की गई है। साथ ही 20,924 नए वितरण ट्रांसफार्मर्स की स्थापना एवं 85,684 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि का कार्य किया गया है। उत्तर प्रदेश में पारेषण तंत्र की कुल क्षमता जो वर्ष 2016-17 में 17,890 मेगावाट थी, उसे 2025-26 में 82% बढ़ाकर वर्तमान में 32,500 मेगावाट किया गया है। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के विकास हेतु लगभग 2104। तो वहीं आजमगढ़ के ईडी ने मदरसे के शिक्षक सहसुल्लाह हुदा के ठिकानों पर छापेमारी की। वहीं उनकी अस्थायी आवासीय जगह पर जबरन तलाशी ली गई, लेकिन शिक्षक मौके पर मौजूद नहीं थे। जानकारी के अनुसार शमसुल हुदा ने 2013 में ब्रिटेन की नागरिकता ली थी। बावजूद इसके उन्होंने अवैध तरीके से वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ लिया। इस मामले में यूपी सरकार ने पहले ही मदरसे की मान्यता रद्द कर दी और साथ ही अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की है। तो वहीं कांवड़ियों की भीड़ अब जनपद बिजनौर की सड़कों पर दिखने लगी। गंगाजल लेकर हरिद्वार से लाने वाले कांवड़िए अपने अपने गंतव्यों की ओर बढ़ रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर जिलाधिकारी जसजीत कौर और एसपी अभिषेक ने थाना मंडली क्षेत्र में चिड़ियापुर अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर तैनात पुलिस ड्यूटी का निरीक्षण किया और ड्यूटी में लगे पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बिजनौर उत्तराखंड से सटा पहला जिला है जहां से लाखों कांवड़िए गुजरते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। मेरा नाम हुकम सिंह है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर आए हैं, क्या कहना चाहिए? मैं इतना प्रसन्न हूँ गंगाजल सिर पर रख के कि कोई शब्द ही नहीं है जिसका मैं बयां करूं। कैसी प्रशासन की व्यवस्था है रोड पर? प्रशासन की बहुत मजबूत और बेजोड़ व्यवस्था है, उसका कोई तोड़ नहीं। क्या देखने को मिल रही है सड़कों पर कांवड़ियों में? कांवड़ियों का तो क्या बताया जाए कि उसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कितना कांवड़िया कहाँ से आ रहा है। आप हरिद्वार से गंगाजल लेकर जा रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? मैं जाऊंगा उधर डिवाई की तरफ, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में। अच्छी व्यवस्था है सड़कों पर? है पुलिस प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था है।
तो वहीं बस्ती में एक चौंकाने वाला मामला सामने है, जहां 2 साल तक मृत माने जाने वाली महिला प्रियंका प्रजापति जिंदा निकल आई। पति संदीप और परिवार को लगा कि प्रियंका की हत्या हो गई है और उनके पिता समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज किया गया था। सच्चाई तब उजागर हुई जब संदीप को आधार कार्ड में ओटीपी संदेश मिला। उसके बाद राजस्थान जाकर प्रियंका को खोजा गया। हम 1 जुलाई को निकले थे घर से, 2024। ये लोग नहीं मानते जानते थे, कोई मतलब नहीं रखते हैं, वो भी नहीं। हम मरने के लिए जा रहे थे, कप्तानगंज में गए थे तो नहीं हुआ तो सीधे हम अयोध्या चले गए जी। फिर उसके बाद में हम गाड़ी के नीचे जा रहे थे, वहां सब लोगों ने हमें बचा लिया। उसके बाद में एक आदमी मिला हमें राजस्थान का, वो हमें अपने घर लेकर गया। ससुराल पिकौरा है, मायका पीखा है। 2024 को आप इतिहास चली गई तो कहाँ वो दूसरा राजस्थान का आपको दूसरा वो कहाँ मिला? राजस्थान में। अयोध्या में मिला। हाँ, अयोध्या में। तो वो आपको राजस्थान में हाँ, राजस्थान में। तो फिर आप लोग साथ में रहे? हाँ, शादी किया? कोर्ट मैरिज। क्या नाम है? मंगल चंद। तो आपने आपको उतरे पूछा नहीं कि आप कौन हो, अब क्यों अपना घर छोड़ के आए हो? पति पूछे सब बताए हैं, बोले हम नहीं जी। बच्चों भी नहीं होगा। हाँ, पहले पहले हस्बैंड के थे ये एक जी, और उसके कितने? एक। आपको ये नहीं पता चला बाद में कि आपकी की हत्या का हुआ था? नहीं, यहाँ आने पे सब कुछ पता चला। कल आए हैं, कल आज सुबह में। कभी आपने अपने पिता से संपर्क नहीं किया कि कभी हाल-चाल? नहीं, हम किसी से बात नहीं करते थे। तो कैसे अब आप बच्ची कैसे पहुंचे? क्या बात? ये लोग लेने गए थे हमें वहाँ राजस्थान में। उन्हें कैसे पता चला क्या बात? हम आधार कार्ड चेंज करवा रहे थे इनका एडमिशन करवाने के लिए, तब इन लोगों को पता चला है। नहीं तो नहीं, जैसे हत्या इसलिए लगा कि ये लोग, जैसे हमारी वाइफ गायब हुई, हमको ये लोग बताए नहीं, हमको शाम को बताते हैं 8 बजे, हमको 8 बजे बताते हैं। हाँ? जैसे दिन भर के इनके पिताजी लेके गए थे इसको, जैसे हर साल जाती थी वैसी जाती थी। उसके बाद ये हम लोग से रोज बातचीत तो बराबर लगभग 8 साल हो गए थे, 8 साल हो गए थे। उसके बाद गई वहाँ पे रोज बातचीत होता था, लेकिन ये गायब हुई। ये सुबह गायब हुई, हम लोगों को शाम को पता, हमको बताए ये लोग, जैसे शाम को बताए। हमारा बच्चा, हमारा पत्नी था, हमको नहीं बताना रहता है, लेकिन ये लोग हमको नहीं बताए। उसके बाद ये लोग आके थाने पे गुमशुदगी लिखवा दी। गुमशुदगी लिखवा के बाद कोई मैटर नहीं, ना किसी को ढूंढ रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। प्रकरण यही था साहब कि 15/5/2017 में इसको शादी किया था। मैं संदीप पिकौरा संदीप इसको, तो इसके 8 साल हो गया लगभग। इसके एक बच्चा भी पैदा हुआ, वह मर गया था पहले बच्ची। फिर उसके बाद ये लड़का पैदा हुआ जो कि 4 साल को पैदा हुआ हो गया, और इसको मैं दिन रख करके अपने घर ले आया था, जो कि 8 दिन बीता यह बिना किसी भी। देखिए, जनपद बस्ती में थाना कप्तानगंज में ये मुकदमा लिखा गया था 202/24। माननीय कोर्ट के आदेश के क्रम में ये मुकदमा लिखा गया था। इसमें इनके पति द्वारा, श्री संदीप जी द्वारा एक मुकदमा लिखाया गया था कप्तानगंज में कि इनकी पत्नी और बच्चे को इनके ससुराल यानी लड़की के मायके पक्ष से इनकी हत्या करके इसको गायब कर दिया गया। इस मुकदमे के पंजीकरण के बाद पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्य प्रारंभ किया गया। लगातार इसमें प्रयास किया गया।
इसी क्रम में एक जानकारी मिली कि जो आधार कार्ड जो इस मुकदमे में मृतका है, उनके आधार कार्ड के संबंध में कुछ संशोधन के संबंध में एक एसएमएस उनके पति के पास आता है। यहाँ से विवेचनात्मक जो कार्य है उसमें तेजी आती है और इस तेजी के क्रम में आधार नंबर को जो चेंज कराने, उस पे जो एड्रेस है उसको चेंज कराने, फोटो अपडेट कराने के संबंध में जो प्रयास होते हैं उस क्रम में जो मोबाइल नंबर अपडेट होता है उसके माध्यम से हम लोग एक बैंक खाते तक पहुंचते हैं और बैंक खाते से फिर हम सारी चीजों को अपडेट करते हुए यहाँ तक पहुंचते हैं कि ये खाता जो है इसमें जो नंबर है ये राजस्थान से संबंधित है। फाइनली फिर हम लोग इस नंबर को अपडेट करते हैं और इस मुकदमे में जो सो कॉल्ड मृतका है जिनके तो वहीं पुलिस की मुस्तैदी के चलते बाजार से घर लौट रही मां से 1 माह के मासूम को जबरन छीनने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर बच्चा सुरक्षित बरामद किया गया। मामला बेहर कला थाना क्षेत्र का है, जहां निर्मा नाम की महिला के बच्चे को पीछे से अज्ञात लोगों ने छीन लिया था। वहीं एसपी संदीप कुमार मीना के निर्देश में एसओजी सर्विलांस और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही कर 10 फरवरी को बालूशान पुल के पास आरोपियों को पकड़ लिया। देखिए, जनपद संत कबीर नगर में दिनांक 8 फरवरी 2026 को करीब शाम के वक्त 6:30 के आसपास थाना बेलहर कला में हमें 112 भी सूचना मिली थी कि इसमें कुछ लोगों ने एक महिला से उसका बच्चा छीन लिया है और बच्चे की उम्र करीब 1 माह से कम है। सूचना मिलते ही हमारे स्तर से 5 टीमों का गठन किया गया, जिसमें हमारी एसओजी सर्विलांस और थाना स्तर की टीमें थी और टीम लगातार इसमें अपने अथक प्रयासों से इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से कुछ हमें एविडेंस मिले, जिसमें एक व्यक्ति जिसमें इसका नाम है राजेश यादव, उससे उससे हमने पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी पत्नी संगीता, जो कि खाना स्वीट सेंटर के जो लड़के हैं चंदन और उसकी पत्नी मोहिनी, उनके यहाँ काम करती है और उसने अपने रिश्तेदार के लिए एक बच्चे की बात की उनकी पत्नी से, संगीता से, कि उनके रिश्तेदार जिसका नाम सत्य प्रकाश है, जो अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं, उनके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा है तो उसको एक बच्चा दिलवाया जाए। तो संगीता ने ये बात अपने पति को बताई और पति ने इसके विषय में बात पिंटू, जो कि संगीता का रिश्ते में भांजा लगता है, उसको बताया। पिंटू ने 1 महीने पहले इस महिला के पति से भी बात की थी बच्चे के लिए कि बच्चा हमें भेज दो, लेकिन इस महिला के पति ने मना कर दिया। तो इन्होंने एक पैसे के लालच में आकर अपनी एक टीम का गठन किया, जिसमें संगीता खुद थी, उसके पति राजेश और राजेश के साड़ू राजकुमार, साथ में पिंटू। इन्होंने एक प्लानिंग के तहत 8 तारीख को जब ये महिला बेलहर कला में बाजार से अपने घर की तरफ लौट रही तो एक रास्ते में एक जंगल जगह पड़ती है, तो वहाँ पर इन्होंने अपने मुंह पे कपड़े बांधकर इस बच्चे को छीन लिया और अपने बाइक पे लेकर इसको बच्चे को चले गए और बच्चे को लाकर ये खलीलाबाद ले आए, जहाँ पर राजेश के साड़ू राजकुमार के यहाँ इस बच्चे को रखा गया। जब वे बच्चे को ले आए तो इन्होंने ये सूचना इनको उपलब्ध कराई। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए RNTV नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।